हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की संपूर्ण जानकारी की। तो आज हम पहले इस वीडियो में, यह वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं की। आइए चलते हैं, समझते हैं इन विशेषताओं को। धन्यवाद। हमारे सामने है शिक्षा की, उसमें क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली बात है स्कूली शिक्षा से, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है, देखभाल शिक्षा जिसे नाम दिया गया है। तो ये नीति शुरुआती वर्षों की जरूरतों पर जोर देती है और निवेश में पर्याप्त वृद्धि और नई पहलों के साथ 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये लक्षित है। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की जरूरतों को आंगनबाड़ियों की वर्तमान व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी या स्कूल प्रणाली के साथ खेल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, जिसे NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा, सहज व एकीकृत तरीके से शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब जो नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है उसे भी हम समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मूला है, पहले 10+2 चलता था, अब है 5+3+3। ये वाला फॉर्मूला है और +4 इसे हम कह सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है। तो नई शिक्षा नीति के फॉर्मूले के अनुसार यदि देखें, जो 5+3+3+4 वाली जो व्यवस्था अब चलेगी, उसमें जो पहली अवस्था है, जो 5 वाली अवस्था है, उसमें 3 साल प्री स्कूल है और 2 साल पहली दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई है। ये हुई हमारी 5 साल। पहले प्री स्कूल यानी प्रारंभिक स्कूल, फिर 2 साल पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई, फिर इसके बाद +3 यानी तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई, फिर +3 यानी 6ठी, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई, और फिर 4 यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई। और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत होती रहेंगी, ये भी इसमें कहा है। और साथ ही साथ तो इसके दूसरे चरण को समझते हैं। दूसरा जो चरण है वो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। मूलभूत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1 से 3 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद आती है बात, तीसरा जो चरण है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। मस्तिष्क विकास और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकास उपयुक्त पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, जो अभी बताया हमने कि 5+3+3+4 डिजाइन पर विकसित की गई है, पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित होगा ताकि विद्यार्थियों को अपने सीखने की गति
और कार्यक्रमों को चुनने का अवसर मिले और इस तरह जीवन में अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार वे अपने रास्ते चुन सकेंगे। कला और विज्ञान पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई भेद नहीं होगा, ताकि सभी प्रकार के ज्ञान की महत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और सीखने के अलग अलग क्षेत्रों के बीच की हानिकारक पदानुक्रमों को और उनके बीच के परस्पर वर्गीकरण या खाई को समाप्त किया जा सके। इस तरह स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित इत्यादि पर समान जोर दिया जाएगा। फिर इसके बाद है बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर। कम से कम कक्षा तक, लेकिन कक्षा 8 और उसके आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। उच्चतर शिक्षा की बात करें तो उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50% तक पहुंचाना है। समग्र बहुविषयक शिक्षा नीति में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत व श्रम साध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु अनुशासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्य संरचना, अध्ययन का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। फिर इसके बाद आता है अभिशासन। प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित है, जिसमें प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा। इसे थोड़ा और समझते हैं कि लगभग 15,000 बड़े बहुविषयक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण होगा। अनुसंधान विश्वविद्यालय अनुसंधान और शिक्षण पर समान ध्यान केंद्रित किया जाएगा और शिक्षण विश्वविद्यालय अनुसंधान के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा। स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज शिक्षण पर विशेष ध्यान होगा और सभी HEI विषयों और क्षेत्रों में शिक्षण कार्यक्रमों के साथ बहुविषयक संस्थान बनने के लिए वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार संस्थागत पुनर्गठन और समेकन यहाँ पर होगा। मिशन नालंदा समान क्षेत्रीय वितरण के साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HEI कार्य करते हैं और MT यानी मिशन तक्षशिला 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाले HEI की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य। तो अब विनियमन की बात करते हैं। उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्वसमावेशी अम्ब्रेला निकाय होगा, जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्त पोषण, प्रत्यायन और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। हित के टकराव को खत्म करने व वित्तीय सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक प्रकटन सुनिश्चित करने हेतु विनिमय होगा, जिसमें निरीक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म प्रकटीकरण एक मानक होगा। विनियामक निकाय प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैसले से विनियमन
का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानकों के विपरीत संचालित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर नियमन, प्रत्यायन, फंडिंग व शैक्षणिक मानकों संबंधी मानदंड समान रूप से लागू किए जाएंगे। ये भी इसका एक पक्ष है। फिर इसका चरण लेते हैं मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। इसका विकास किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सकल नामांकन अनुपातकों को 50% तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाइन कोर्स एवं डिजिटल ज्ञान के लिए वित्त पोषण, बेहतर छात्र सेवाओं, मूक की क्रेडिट आधारित मान्यता आदि उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमों के समान हो। तो इस प्रकार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। फिर बात आती है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो नई शिक्षा नीति में एक नया पहलू है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संस्थागत सहयोग व छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। एकल तकनीक, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य विषयों के विश्वविद्यालय बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 50% छात्रों को वोकेशनल शिक्षा प्रदान करना भी है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी। शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम, मूल्यांकन, योजना व प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपायों व विचारों के निशुल्क आदान प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा। कक्षा प्रक्रिया में सुधार, शिक्षकों के समान व्यावसायिक विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने नई शिक्षा नीति के विषय में जाना और साथ ही शिक्षा के बजट की बात करें तो 2020 में जो शिक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट है वो 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पूर्व पिछले साल 94,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति देश में एक नई पहल है, नई शुरुआत है और यह भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। नए मार्ग खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा, इसके विषय में अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। धन्यवाद।